हाँ, अब आवाज सही आ रही है। हाँ जी बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, ये देखो स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा। जी सर। पे, जी दिखाई दे रहा। हाँ, पेंक का अपर्दन चक्र ये उसी का दूसरा रूप है। कल आपको जो डेविस जी डेविस कराया था ना, तो उसी से अपोजिशन में इन्होंने जो कहा था, ये देखते रहो, आपको इसको देखते रहो, है ना। जो मैंने आपको दिखाया, इसके बाद दूसरा आपको दिखाऊंगा। देखो इसमें देख लीजिए अपर्दन चक्र का, वो खोल दो बेटा। हाँ, देखिए सबसे पहले इसमें अपर्दन चक्र संकल्पना है। अपर्दन का मतलब जो आपको मैंने कल भी बताया था, अपर्दन चक्र जर्मन विद्वान ये वॉल्टर पेंक है ना, उसके डेविस के बिल्कुल थोड़ा अपोजिशन में इन्होंने अपना जो विचार प्रस्तुत किया था 1924 में किया था। ये दोनों इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं। अगर अपर्दन पेंक का आता है तो डेविस का नहीं आएगा, और डेविस का आता है तो फिर इसका नहीं आएगा। इस तरीके से दोनों में वह है। तो इन्होंने 1924 में अपने जर्मन भाषा में इसको प्रस्तुत किया था, लेकिन ये बहुत जल्दी से ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये इनको सही रूप में इसको विकसित नहीं कर पाए थे, है ना। तो इनका जो संबंध क्या था, पेंक ने सिर्फ इनके मतानुसार जो है किसी क्षेत्र का स्वरूप एवं उसका आकार, वहाँ होने वाली विवर्तना मतलब होता है घटनाएं, जो उबड़ खाबड़ जो हैं, कुछ भाग नीचे धस जाते हैं, कुछ भाग ऊपर उड़ जाते हैं, उसको हमने कहा विवर्तनिक, ठीक है। और किसी में मोड़ पड़ जाते हैं, किसी में भ्रंश हो जाता है, उसके कारण ही इनका अध्ययन इन्होंने इस रूप में किया है। तो इन्होंने जो वॉल्टर पेंक है, इन्होंने डेविस की से बिल्कुल उल्टा किया है। इन्होंने कहा है कि स्थल स्वरूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का परिणाम नहीं है। इन्होंने इस बात को कहा, इन्होंने सिर्फ इस बात को कहा है कि उत्थान की दर और अपर्दन की दर के बीच में संबंध है, यानी उत्थान भी हुआ है और अपर्दन भी हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने इन दोनों के बीच का संबंध को बताया है। तो इस संबंध को इन्होंने यही इन जो घाटियाँ हैं, इस संबंध में नदी घाटी के ढाल को भी प्रभावित किया है, और उसने किसी स्थलाकृति के ऊपर उठने वाले विविध अवस्थाओं के साथ साथ उसमें निहित अपर्दन क्रिया के प्रभाव को समझाया, और स्थल स्वरूपों के उत्थान की अवस्था के लिए उन्होंने युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था का प्रयोग नहीं करके अलग शब्दावली का प्रयोग किया है। ये शब्दावली देख लीजिए, नीचे लिखा, जो सबसे नीचे लिखा है सिद्धांत की प्रक्रिया लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है, इसमें इन्होंने जो पेंक ने जो डेविस ने अपनी 3 अवस्था कहा था, जिसको उन्होंने कहा था संरचना प्रक्रम और अवस्था, उन्होंने तो ये चीज़ कहा था, लेकिन इन्होंने जो उत्थान की 3 अवस्था बताई हैं, उत्थान, लेकिन इन्होंने अलग नाम दिया है बिल्कुल इसको, जिसे उन्होंने कहा है कि आप स्टी जिंडे, यानी इंटिन कुलुंग। पहली अवस्था इन्होंने जो दी है उत्थान, ये सिर्फ उत्थान की अवस्थाएं हैं, प्रक्रम की नहीं है। प्रक्रम यानी आगे बढ़ा है, लेकिन सिर्फ उत्थान का तीनों शब्द नाम दिया है बिल्कुल अलग। इन्होंने इस शब्दावली का प्रयोग किया है, इन्होंने आप स्टी जिंडे इंटिन कुलुंग, यह अवस्था की प्रथम अवस्था है। इसमें स्थल रूपों का तेजी से उत्थान होता है। तेजी से उत्थान का मतलब संबंध होता है एकदम जो भाग हैं ऊपर उठे, और इसके बाद उसमें अपर्दन भी प्रारंभ हुआ, यानी भाग जो भी ऊपर उठेंगे, खड़े होंगे, स्थल के रूप में खड़े हो जाएंगे, जैसे पर्वत बन गए, और उसके ऊपर उसका अपर्दन भी उसके साथ साथ प्रारंभ हो गया। किंतु लंबवत अपर्दन की तुलना में वह उत्थान अधिक हुआ, यानी लंबवत नहीं हुआ, और लंबवत में इसमें स्थल रूपों का विकास तेजी से हुआ है, यानी उत्थान ज़्यादा हुआ है, अपर्दन इसमें नाम मात्र का हुआ है। तो इसके साथ साथ इन्होंने दूसरी जो वो प्रक्रिया दी है गलीफ फार्मिंग, यानी इंटिंग कूलिंग। दूसरा नाम देखिए, इसके ऊपर लिखा है नंबर 2 लिखा है, हाँ, गलीफ फार्मिंग, यानी गलीफ फार्मिंग इंटिंग कूलिंग का मतलब यह है, यह उत्थान की द्वितीय अवस्था है, यानी उत्थान की जो अवस्था है, ऊपर उठे हुए जो भाग हैं
इसमें अपर्दन तथा उत्थान क्रिया समान दर से, दो उत्थान भी होगा और अपर्दन भी, दोनों समान समान रूप में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इस समय तक अपर्दन चक्र यौवन अवस्था में प्राप्त कर लेता है, यानी पूरी तेजी से, जिसको हमने युवावस्था का नाम दिया है। अपर्दन पूरी तेजी से बढ़ गया और पूरी शक्तिशाली के रूप में हुआ। नदियों के पार्श्ववर्ती उन्नत ढाल का अपर्दित नीचे हो जाना। इसके बाद दूसरा जो पेज है, मैं भी दूसरा आपको भेजता हूँ। इसके बाद देखिए दूसरा पेज। सब तीसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया है, इन्होंने दिया है आपस्ती जिंडे। ये आपके लिए बिल्कुल एक अलग तरीके के नाम है, यानी आपने इनका नाम कभी नहीं सुना भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने जो है डेविस महोदय ने इसको, पेंक महोदय ने इनका नाम दिया है इन अवस्थाओं का। अभी मैं आपको ये डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ये। हाँ, तो इसकी जो तीसरी है उत्थान की, या उत्थान की अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था का मतलब यानी लास्ट, जिससे हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं जब। और इसमें उत्थान की दर मंद, उत्थान यानी जो उभरे हुए भाग हैं वो कम होंगे तथा स्थल रूप का ह्रास होगा। ह्रास का मतलब अपर्दन अधिक हो जाएगा और वो धीरे धीरे उठे हुए भाग क्या होंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। तो अंत में क्या होगा, अंत में भूभाग एक संप्रदाय मैदान में विकसित हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे। क्या होगा, जो उठे हुए भाग हैं कटकर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मैदान बन जाएंगे। तो इसने जब वो मैदान बन जाएंगे, उन्होंने पेंक ने उसे का जो नाम दिया है इंड्रफ। ठीक है, जब वो भाग कम हो जाएंगे तो पेंक ने उसे इंड्रफ का नाम दिया है। ये आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और आगे अगर इंटरनल होंगे तो मैं पूछूंगा ज़रूर इंड्रफ क्या चीज़ है। ठीक है, तो इंड्रफ को हमने किसका नाम दिया है, मैदान का। यानी इसकी तीसरी अवस्था के बाद जब जो भाग बचता है उसको हमने इंड्रफ का नाम दिया। जो तीनों अवस्थाएं हो गई किसकी, उत्थान की। इसमें सिर्फ हमने पहले उत्थान बताया, 3 अवस्थाएं बताई। अब देख लीजिए सबसे, अब डायग्राम पर निगाह देखिए। अब आपने अपर्दन चक्र का ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। हाँ, अब इसमें देखिए सबसे पहले कै ऊंचाई लिखा है, ऊंचाई से और इधर को सागर तल तक, यानी जो भाग क्या है, ये मैदान है और मैदान पर जो उठे हुए भाग है, ऊंचाई ऊंचाई उठी। इसमें 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग लिखे हैं जी सर, दिखाई दे रहे हैं 5। तो ये क्या है, इसकी पेंक की 5 अवस्थाएं हैं। इसमें वक्र और ऊपरी वर्त और निचला वक्र, यानी पहली अवस्था अभी जो आपने पढ़ी है 1 2 और 3, ये क्या थी, ये थी आपकी आपती सिजिंडे इंटिंकुलिंग और गलिफ फार्मिंग इंटिंकुलिंग, और तीसरी थी आपती जिंडे। यानी ये 4 क्या थी, उत्थान की पहली जो 3 अवस्था है उत्थान। जब ऊपर जो भाग है, उठे हुए भाग है, इस क्योंकि यहीं उठ रहे हैं 3, ये बै से और रै, सबसे ज़्यादा भाग यहीं उठे हुए हैं ना, दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखो बै, हाँ, ये बै से शुरुआत होती है नंबर 1, जहाँ से पेनी प्लेन जो मैदान है, ये ऊपर उठे भाग हैं, इस पे ग्राफ बना हुआ है ये। इसमें बै, ये और रे ऊपर वाले जो भाग हैं ये, है ना, मैं इसको अभी वो कर देता हूँ जी सर, है ना, ये वाले जो भाग हैं, ये वाले ये उठे हुए भाग हैं, और इसके ऊपर ये चक्र ये चला हुआ है। ये सब इसकी जो अब देखिए, इसमें प्रथम दशा क्या है बताती है। प्रथम दशा जो है, जब नवीन भूदृश्य, नवीन का मतलब होता है नया, ठीक है, नवीन भूदृश्य का उत्थान होता है तो उसकी प्रथम दशा कहलाती है। यानी नवीन भूदृश्य हुआ, जहां आपके मैदान या उत्थान की प्रक्रिया शुरू हुई, उसको हमने नवीन का नाम दिया है। और इस दशा में यदि
उत्थान और अपर्दन दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। उत्थान भी हुआ, अपर्दन भी हुआ, दोनों साथ साथ चलते रहे। फिर भी उत्थान निरंतर और अपेक्षाकृत तेजी से होता है। उत्थान तेजी से हुआ पहली अवस्था में, ये जो अपनी व्यय वाली है, ठीक है, और अंत में स्थलखंड की समान ऊंचाई बढ़ती गई। स्थलखंड उभार उपट हुए। जो आपके सामने क्या है, वर्तमान में क्या है, हिमालय पर्वत है ना। ये शिवालिक जो देहरादून से ऊपर वाले जो भाग हैं, ये सार क्या है, उत्थान की दर है, सारी ऊंचाई बढ़ी इनके साथ साथ। इस अवस्था में घाटियाँ गहरी करती हैं। हाँ, कोई पूछना है तो घाटियाँ गहरी करने की क्षमता इसमें होगी। और ढाल हुआ उन्नोत्तर, यानी एकदम आपने बनाया था उसमें भी बनाया ना, फाइल में आपने बना लिया, फाइल में उन्नोत्तर ढाल बनाया ना। हाँ, उन्नोत्तर ढाल आपने बनाया है, वही ढाल है ये। तो ऊंचाई, अब इसमें एक शब्द दे रहा है दो आब क्षेत्र समतल बने रहेंगे। दो आब का मतलब होता है दो घाटियों के बीच का जो अंतराल है, उसको हमने दो आब यानी नदियों के बीच का जो एरिया होगा, उसको हमने दो आब का नाम दिया है। ये जो वाला एरिया है, ये वाला ऊपर वाला, तो इसको हमने दो आब का क्षेत्र दिया है। अब द्वितीय जो अवस्था है, जो पेंक ने द्वितीय अवस्था बताई, इसमें क्या था, इस दशा में भूप्रदेश, यानी भूप्रदेश यानी कि भूमि के जो एरिया हैं, क्षेत्र बांटे, हमने भूप्रदेश बना दिया, अलग अलग भाग बना दिए, किस बांट दिए, जोन के अकॉर्डिंग। तो जो जोन के अकॉर्डिंग हमने बांटे हैं भूप्रदेश, उसके ऊपर उठने वाले साथ साथ अपर्दन भी निरंतर गतिशील रहेंगे। यानी ऊपर उठे और उस पर कोई प्रक्रम ऐसा होगा जो उसको काट छाट कर छोटा करता है, जिसको हमने अधिवृद्धि और प्लस निम्नीकरण का नाम दिया है। ठीक है, अधिवृद्धि का मतलब होता है उसको भरना, और यानी भर गए तो ऊपर उठ गए, और निम्नीकरण का मतलब होता है उसका गर्त का गहरा होना, एक जगह से मिट्टी उठ गई और एक से जगह गिर गई। तो दोनों में अंतर ये होता है, अगर अपर्दन प्रक्रियाएं चल रही है साथ साथ, तो उभार और निम्न दोनों साथ साथ भी चलते रहेंगे। इसके कारण कटाव की क्रिया उत्थान के साथ साथ समन्वय बनाए रहती है, यानी दोनों के बीच में आपसी तालमेल बना रहता है। उभार होंगे तो कट जाएंगे, हवाएं तेज चली कट गया, बाढ़ आ गई तो कट गया, जहाँ से हट गया एक स्थान से कट गया दूसरे स्थान पर छोड़ दिया। तो ये दो आब की भूमि है, जहाँ घाटियाँ पर्वतपर्वतीय प्रदेश यानी उसके आसपास के जो भाग हैं वहाँ इस प्रक्रिया को करती रहती है। तो इस दशा में उत्थान जो का त्यों और अपर्दन होने की प्रक्रियाएँ चलती रहती है। अब जो तीसरी अवस्था है, इस पर तीसरी पर नज़र डालिए आप, यानी तीसरी अवस्था तृतीय दशा लिखा है जहाँ पर, यहाँ देखिए 5 दशा क्रम में यह मध्यवर्ती दशा है, यानी इसके बीच वाली जो दशा है ये वाली, ये इसको हमने नाम दिया है। इसमें क्या है, इस दशा में उत्थान व अपर्दन की स्पर्धा होती। स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, कंपटीशन हो रहा है तीसरी दशा में, ये वाली इस पर यहाँ पर आप क्लिक करिए। तीसरी दशा में अपर्दन हो रहा है, दोनों में कंपटीशन हो रहा है, यानी अपर्दन भी पूरी तेज़ी से हो रहा है और उत्थान भी पूरी तेज़ी से हुआ है। तो पेंक ने इसे इस तीसरी अवस्था का नाम दिया है। किंतु अपर्दन की बराबर सक्रिय रहने के कारण उच्च भाग अधिक ऊंचे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो धीरे धीरे अपने स्थान से कटते रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने दिया है, आल्प्स या हिमालय में उत्थान के अंतिम काल की वही दशा, यानी लास्ट वाली जब उत्थान हुआ और उस पर अपर्दन की प्रक्रियाएं भी साथ साथ चलती रही, तो इस प्रक्रिया को उन्होंने तृतीय दशा का नाम दिया है। अब नंबर 4 है चतुर्दशा। इसमें क्या है, अब देखिए समतलीकरण। समतलीकरण का मतलब होता है मैदान बराबर वाले, यानी लास्ट में चौथी अवस्था में धीरे धीरे वो समतलीकरण में बदलता जाता है। तो विशेष महत्वपूर्ण यह है इस दशा में। हाँ, आल्पस का मीनिंग एक बार और बताइए। आल्पस पर्वत है, यूराल यानी जो पर्वत है, इसका नाम जैसे हम भारत में क्या कहते हैं पर्वत को, हिमालय। पर्वत वो हिमालय। भारत में इसका नाम हिमालय है ना, और जी
अमेरिका में एंडीज है, और जी यूरोप में यूराल है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में उसको हमने एंकागुआ का नाम दिया है, लेकिन श्रेणी एक ही है ये। इसे वलन के पढ़ने से कारण, अभी मैंने आपको बताया था कि वलन वलन क्या होती है, मोड़दार। भारत, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसमें कि हिमालय को नवीन वलित पर्वत का क्वेश्चन दिया था नवीन वलित का क्वेश्चन, है ना। तो उसको हमने अगर मैं देता नवीन फलित पर्वत, आवाज आपकी कैसी आ रही है? हेलो, तो हमने इसको मोड़दार पर्वत का नाम दिया। में प्रॉब्लम हो रही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो अब जितना भी हो रहा है अब तो चलना ही है फिलहाल। तो उसको मोड़दार पर्वत का नाम दिया, धीरे धीरे वो यूराल में उसको अल्पस पर्वत किया। तो ये दो इसके उदाहरण हैं। ठीक है। अब पांचवी अवस्था इन्होंने जो लास्ट वाली है वे और ल्या वाली, क्या निचला वर्ग के बीच में पैंक ने, हाँ पैंक ने यह दशा सबसे लंबी होती है। इस दशा के ऊपर उठने वाली की गति, आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, तब फिर आवाज़ कम आएगी, है ना। तो इसमें क्या है, पैंक के अनुसार यह दशा सबसे लंबी होती है। इसमें ऊपर उठने वाले की एकदम जो धर है वो बिल्कुल घट जाती है, कम हो जाता है। इसमें अपर्दन भी क्षीण पड़ जाता है, यानी अपर्दन खत्म हो गया क्योंकि कम हो गया। और जो नुकीले पर्वतीय यानी टीले थे, गोलाकार थे, वे गोलाकार हो गए। इसके आसपास की जो मुलायम चट्टानें थी वो क्या थी, कट गई। और वो बाद में उसको हमने, इसे पैंक ने क्या दिया, इंड्रफ का नाम, है ना। तो इसको इन दोनों के बीच में ये आपकी पांचों अवस्थाएं हैं। इसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा है कुछ जो आपको नहीं पता है? हेलो, सर अपर्दन भी क्षीण पड़ जाता है। हाँ, क्षीण का मतलब होता है खत्म हो गया, वो कमजोर हो गया। ठीक है। इसके बाद यानी अपर्दन नहीं होगा। अपर्दन तभी होगा जैसे जो भी भाग हैं, उभरे हुए भाग थे, उसके पास जो मुलायम चट्टानें थी यानी कमज़ोर चट्टानें थी, वो क्या थी, कट गई। और कटने के बाद वो जो नुकीले जो पहाड़ है, जैसे कभी कभी आपने क्या देखा होगा, उसमें देखा होगा जो समुद्र में कोई भाग ऐसे खड़े हो जाते हैं, देखे हैं आपने नुकीले, देखे हैं? हाँ जी सर, देखे हैं। हाँ, वो उसमें कहो ना प्यार पिक्चर में वो खड़े रहते हैं ऊपर जो उसके समुद्रों के बीच में दूर दूर खड़े खड़े दिखाई देते हैं। लाइमस्टोन के जो पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो क्या है, कठोर हो जाते हैं, चूने के कारण वे खड़े हो जाते हैं। और उसी से उन्हीं भाग को हमने इस श्रेणी में रखा है, और बाद में ये सब अलग वाले रखे हैं। हाँ बोलिए। सर नितिन कश्यप को यूँ कह दो, इसे क्लास दोबारा रीस्टार्ट कर ले, इसके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। ये माइक भी तो म्यूट नहीं कर रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ सर कि दोबारा वो कर ले। हाँ, अभी देख रहा हूँ। नितिन कस, ये कौन है, ये उल जलूल से भर रखा है इसने, ये किस नाम से करा इसने? यही तो है सर, इसका ही तो नहीं पता लग रहा है। जैसे ही माइक खोलता है बस एकदम गड़बड़ी हो जा। ये वाला जी नासिर भाई, अजय का माइक बंद करवा देना। चलो इसको कर ही देता हूँ ना, मैं रिमूव कर दूंगा। हो गया, रिमूव कर दिया। ये कौन नहीं, अब ठीक हो गया। जी सर, अब ठीक। हाँ, ये पता ही नहीं है नाम से, अगर नाम से सुनो, अगर कोई भी नाम से नहीं बनाएगा तो मैं रिमूव कर दूंगा उसको। अपने नाम से आईडी बनानी है, अपने नाम से ही आपको ऐड होना है। अगर कोई दूसरे नाम से ऐड हो रहा है
तो वो उसको रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, आपको क्लास में क्लास के तरीके से ही काम करना है, ये नहीं कि मजाक नहीं। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, वैसे तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है अगर तो उस तरीके से आपको काम करना है। अब इसमें जो लास्ट है वो देखिए, अब हमारा जो इसका लास्ट है, डेविस और पेंक की तुलना जो दी है इन्होंने, सर फोटो हट गया। हाँ हाँ अभी दूसरा लगा रहा हूँ। अब जो लास्ट है वो लास्ट वाला इसका आ गया, फोटो आ गया, नहीं सर अभी नहीं आया। आ गया होगा, आ गया सर। है ना। अब इसकी जो दोनों के हाँ, डेविस तथा पेंक के मतों की तुलना, ये लिखा है इसमें, है ना। नितिन भैया अपना माइक बंद कर लो। जी जी सर। नेशु है, नेशु है, नेशु। माइक बंद करना है। हाँ भैया। अपना माइक बंद रखना है सभी को, आपको मेरी बात सुननी है, अपनी किसी को नहीं कहनी है। हो गया। हाँ जी। हाँ ठीक है, सुनिए अब देखिए, दोनों के बीच की तुलना है, यानी दो दोस्तों के बीच की तुलना हो रही है। ठीक है, दोनों के विचार डिफरेंट डिफरेंट हैं, और किस चीज़ के लिए है, अपर्दन पर। अपर्दन और उत्थान दोनों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। डेविस के अनुसार पहले उत्थान पूर्ण हो जाता है, फिर अपर्दन प्रारंभ होता है। यानी डेविस ने ये कहा कि पहले उत्थान पूर्ण होगा, उसके बाद अपर्दन प्रारंभ होगा। ठीक है, दोनों ने साथ साथ दोनों क्रियाशील नहीं होते हैं, जबकि पेंक के अनुसार उत्थान तथा अपर्दन साथ साथ क्रियाशील होते हैं। इन्होंने यही बात कही है पहली लाइन पे देखिए, यानी पेंक ने कहा कि उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलते हैं, और डेविस ने ये कहा कि सिर्फ उत्थान पहले प्रारंभ होगा, अपर्दन बाद में होगा। इन दोनों के बीच की ये डिफरेंस होता है। कुछ समय बाद उत्थान की दर कम हो जाती है, किंतु अपर्दन अंत तक चलता रहता है। अपर्दन तो चलता रहेगा, घटता रहेगा ये भूपृष्ठ। दूसरी दोनों के बीच जो वो है प्रक्रिया, डेविस की संकल्पना में स्थलखंड के उत्थान की अवधि बहुत कम है तथा उत्थान की दर बहुत ही तीव्र है। उत्थान तेजी से उठा हुआ है। डेविस ने ये अपनी स्थलखंड के जो उभार हैं एकदम बहुत तेजी से उठा है, जबकि पेंक की उत्थान की अवधि लंबी, मध्यम और कम भी हो सकती है। तो दोनों में डिफरेंट ये है। तीसरी है, डेविस चक्र का प्रारंभ संरचना की दृष्टि से भिन्न भिन्न भागों पर होता है। यानी इन्होंने संरचना दिखाई, इसको हमने कहा था स्ट्रक्चर किसका था, स्थलखंड का। जबकि पेंक ने अपर्दन चक्र का प्रारंभ समान संरचना वाले फैलते हुए गुंबद, यानी जिसको हमने गुंबद क्या, नहीं जो खड़े हुए भाग हो जाते हैं, गुंबद खड़े रह जाते हैं स्थल भाग पर, उसको हमने प्राइमर का नाम दिया है। यानी हम कोई भी जो चीज़ होती है उसको किसी नाम से ही हम जानेंगे, क्योंकि जैसे आप लोगों के नाम हैं उसी तरीके से हमने हर चीज़ का नाम दिया होता है। तूफान आते हैं एक के बाद बस स्टेप बाय स्टेप, उसको भी हमने नाम दिया है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ आएगी उससे हम उसके नाम से ही जानेंगे। तो वो चीज़ है। चौथा पॉइंट है, डेविस का अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं। डेविस ने 3 अवस्था दी थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। इन्होंने अपर्दन इन तीनों में पूर्ण माना है, जबकि पेंक ने अपर्दन में कोई भी अवस्था नहीं मानी। उसने स्थलखंड के उत्थान की दर में 3 प्रावस्थाएं यानी पराअवस्थाएं, जिन्होंने अभी मैंने आपको नाम दिया था, आपती सिजिलिंडे, गलिंगफार्म और आबची इंडे मानी। इन्होंने 3 सिर्फ उत्थान की दर मानी है, और उन्होंने तीनों अलग अलग अवस्थाएं मानी है। अब नंबर 5 देखिए, डेविस की संकल्पना में ढालों की कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। डेविस में जो ढाल है उसमें कोई महत्व नहीं है, जबकि पेंक ने ढालों के विकास को महत्वपूर्ण माना है। ढाल यानी किस तरीके के ढाल हुआ है, उसी से ही उसको पेनीप्लेन के रूप में बदला है पेंक के अकॉर्डिंग। नंबर 6, डेविस के अनुसार दृश्य भूमि, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का
परिणाम है। यानी इन्होंने डेविस ने तीनों अवस्थाएं जिस तरीके से मनुष्य की होती है उसी तरीके से ही तीनों अवस्था में रूप दिया है। जबकि पेंक के दृश्य भूमि क्या हो सर? दृश्य का मतलब है सामने जो प्रस्तुत होते हैं हमारे सामने, जिस पर हम खड़े हैं, कहीं पे खड़े हैं, पर्वत, पठार और मैदान, ये क्या है? ये दृश्य यानी भौतिक। ठीक है, तो ये दृश्य यानी इसी में संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये दृश्य ही तो है भाई। आपकी बॉडी कैसे बनी हुई है, उस पर होने वाली प्रक्रियाएं क्या है, प्रक्रम कैसे हो रहे हैं, बुखार आ रहा है तो बुखार हो रहा है, अवस्थाएं कैसे बढ़ रही हैं आपके, उसी तरीके नदी पर है और नदी पर का संबंध किससे है? भूमि से है। भूमि पर उसके दृश्य कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनका या उत्थान दर और निम्नीकरण दर तीन आपस का परिणाम है। सातवीं स्टेज जो है इन दोनों के बीच का मतलब है, डेविस ने चक्र की तीन अवस्थाओं में प्रथम, द्वितीय और उच्चावचन बढ़ता है। उच्चावचन का मतलब ऊपर, ऊपड़ खाबड़ जो भाग हैं, तृतीय अवस्था में कम होता है। जबकि पेंक ने कि चक्र की पांचों दशाओं में से प्रथम दशा में उच्चावचन बढ़ता है और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और स्थिर रहते हैं। बाकी वे जो आपको ये दिखाई दिए थे, मैंने आपको दिखाए थे, इसकी अवस्थाएं वो रहती हैं और अंतिम अवस्था पेनिप्लेन में बदल जाती है। नंबर 8, डेविस ने अपर्दन चक्र की अंतिम दशा को समतल संप्राय मैदान यानी पेनिप्लेन कहा है डेविस ने, जबकि पेंक ने इसे इंड्रफ, दोनों ने नाम दिया, एक ने समतल मैदान और एक ने क्या दिया? इंड्रफ। तो दोनों ने लास्ट अवस्था को। अब नंबर 9 है, पेंक का अनुभव मात्र यूरोप के आल्प्स पर्वत था। यानी पेंक ने किस पर काम किया? यूरोप पर, आल्प्स पर्वत पर। तो वहीं जबकि डेविस ने अपने जीवन काल का विश्व के सभी प्रदेश के बहते हुए जल, हवा, तटीय भाग, हिमानी आदि सभी प्रदेशों का अध्ययन कर अपना परिपक्व विद्वान की भांति प्रकट किया। यानी क्या ये क्या कर रहे हैं? सभी जो प्रदेश है जहाँ बहते हुए जल है, हवा है, तटीय भाग हैं, हिमानी है, ये क्या करते हैं? अपर्दन कर रहे हैं और अपर्दन से जो उभर उठे